मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के क्वेश्चन कराए थे। उसी क्रम में अब आगे की ओर देखते हैं। आपको आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ब्रांच रॉयल्टी, डिपार्टमेंटल, ये सब हो गए। नेक्स्ट ध्यान दें और देखें, ये अगला चैप्टर कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, ठीक है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह कंपनी के जीवन में भी अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे समय में जब कंपनी का चिट्ठा रूपी शरीर कई कारणों से अस्वस्थ हो जाता है तो आवश्यकता होती है कि एक शल्य क्रिया या सर्जरी के द्वारा कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करके पुनः उसके जीवन को प्रारंभ किया जा सके। पुनर्निर्माण से आशय किसी कंपनी के पुनर्गठन से है। पुनर्गठन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से है। जब किसी कंपनी को लगातार हानि हो रही हो, बहुत बड़ी मात्रा में हानि हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अनेक प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती है। ऐसी स्थिति में कंपनी अति पूंजीकरण हो सकती है या अल्प पूंजीकरण की स्थिति से गुजर रही होती है। कंपनी का पुनर्निर्माण आंतरिक अथवा बाह्य हो सकता है। आंतरिक पुनर्निर्माण किसे कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है। कंपनी का ऐसी स्थिति में समापन नहीं होता है। एडवांस अकाउंट, ठीक है, और उसे अर्ध पुनर्गठन प्रक्रिया दी जाती है। अब हम आपको पहले आंतरिक पुनर्गठन और बाह्य गठन, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण टॉपिक है यार आपका। कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण, कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है मित्रों जिसके अंतर्गत कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में
पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है, जबकि बाह्य पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन हो जाता है तथा उसके स्थान पर उसके व्यापार को अधिग्रहित करने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। जबकि आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत न तो वर्तमान कंपनी का समापन किया जाता है और न ही किसी नई कंपनी की स्थापना की जाती है। भारत के चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम ASB द्वारा लेखा मानक 14 में एकीकरण के बारे में दिया गया है। एकीकरण के लिए लेखांकन के अनुसार बाह्य पुनर्निर्माण एकीकरण का ही एक प्रारूप है। अतः कंपनी के बाह्य पुनर्निर्माण का विवरण आपको हम अगले चैप्टर्स में वर्णन करेंगे। फिलहाल हम कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण आपको समझा रहे हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी के समापन से बचने का एक विकल्प है, जिसमें कंपनी को अपनी स्थिति सुधारने का एक अवसर और प्राप्त होता है। मानव स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों की तरह ही कंपनी के जीवन काल में भी कई परिवर्तन आते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य की बीमारी अत्यधिक बढ़ जाने पर उसका निदान एक बड़ी शल्य चिकित्सा मेजर ऑपरेशन से संभव हो पाता है, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी के आर्थिक जीवन में संकट उत्पन्न होने पर आंतरिक पुनर्निर्माण रूपी शल्य क्रिया से कंपनी अपनी जर्जर हालत से निकलकर स्वस्थ आर्थिक जीवन प्रारंभ कर सकती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण वांछनीय हो जाता है। जब कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक क्लिष्ट हो जाए, टिपिकल हो जाए, तो उसे सरल एवं सुविधाजनक बनाना होता है। जब कंपनी को पिछले वर्षों की एकत्र कहानियां बहुत अधिक हो और उन्हें अपलिखित करना आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में भी कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थितियों में कंपनी लाभांश घोषित करने की स्थिति में नहीं होती है। जब कंपनी के चिट्ठे प्रदर्शित संपत्ति पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, अर्थात चिट्ठे में संपत्तियों को उनके उचित मूल्य से अधिक दिखाया गया हो या उन्हें सही मूल्य पर न दिखाया गया हो, उन्हें सही मूल्य पर लाना हो, तब आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो जाती है। जब कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो ताकि वे भावी विनियोजकों के लिए आकर्षक बन सके, जब कंपनी की समता पूंजी एवं स्थिर लागत पूंजी के मध्य संबंध अर्थात पूंजी मिलान अनुपात उचित न हो, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण के क्या क्या हो सकते हैं? आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप क्या क्या है? नंबर 1, अंश पूंजी में परिवर्तन करना। अंश पूंजी में परिवर्तन। नंबर 2, अंश पूंजी में कमी करना। अंश पूंजी में कमी करना। ठीक है, अंश पूंजी में परिवर्तन, एल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अंश पूंजी में जो परिवर्तन है
सीमित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 94 के अंतर्गत अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है यदि कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में ऐसा करने के लिए अनुमति दे रखी हो तब, तथा साधारण सभा में भी इस आशय का कोई प्रस्ताव पास किया गया हो तभी अंश पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। जब किसी कंपनी की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में वह नए अंशों का निर्गमन करके अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है यदि कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी के समस्त अंश निर्गमित नहीं कर रखे हों तभी। ऐसा दोस्तों तभी कर सकते हैं जबकि उसने शेष पूंजी को निर्गमन के लिए बचा के रखा हो। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि अधिकृत पूंजी से अधिक कंपनी निर्गमन कर सके। ऑथराइज कैपिटल के समस्त अंश निर्गमित नहीं कर रखे हों तो ही वह शेष अंशों का निर्गमन कर सकती है। यदि कंपनी अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी को पहले ही निर्गमित कर चुकी है तो नए अंशों के निर्माण द्वारा अपनी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाकर अंश पूंजी का निर्गमन कर सकती है। अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए उसे पहले कंपनी के पार्षद नियम में आवश्यक परिवर्तन करना होगा तथा प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की अनुमति भी लेनी होगी। कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी बढ़ाने के संबंध में लेखा पुष्टि नहीं की जाएगी लेकिन नए समता अंशों के निर्गमन के संबंध में लेखा पुष्टि ठीक उसी प्रकार से होगी जैसा कि अंशों के निर्गमन के समय सामान्यतः की जाती है। ठीक है, तो नए अंशों का निर्गमन हम उसी प्रकार से करते हैं। अब आता है नंबर 2, अंशों का समीकरण, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। अंशों का समीकरण कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। जब किसी कंपनी के कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाए तो इसे अंशों का समेकन कहते हैं। ठीक है छात्रों, अंशों के समेकन से कुल पूंजी में कोई अंतर नहीं आता है लेकिन अंशों की संख्या में अंतर आ जाता है। जैसे कंपनी के 20 रुपए वाले 50,000 अंश हैं, अब 20 रुपए के पुराने 5 अंशों के बदले एक नया अंश बन जाएगा तो 100 रुपए वाला करना चाहती है तो 50,000 के स्थान पर अब 10,000 ही रह जाएगी उनकी संख्या, लेकिन प्रदत्त पूंजी 10 लाख रुपए ही रहेगी। ठीक है, समेकन के समय ओल्ड शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और न्यू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे जैसा कि इस उदाहरण में है। ध्यान दें, एक कंपनी अपने 10 रुपए वाले 60,000 एक कंपनी अपने 10 रुपए वाले 60,000 वाले 60,000 समता अंश 60,000 समता अंशों को समेकित करना चाहती है। 10 से कितने करना चाहती है? 100 रुपए वाले 100 रुपए वाले करना चाहती है। इसका मतलब पहले कितने थे? पहले थे 60,000 भागे 10 यानी 6,000 से। अब 100 रुपए वाला करने भाग लगा लो 100 का और ये हो जाएंगे 6 अंश। अधिकृत पूंजी में तो कोई अंतर नहीं आया
लेकिन अब ये 600 अंश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए एंट्री पास कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यार 10 रुपये वाले, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 वाले। कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या 100 रुपये वाले, सॉरी 10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले को डेबिट कर देंगे। ठीक है, 10 रुपीज ईच। टू अब ये 100 वाले हो गए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब किसी को समाप्त करते हैं तो डेबिट कर देते हैं, और जारी करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम अंशों का समेकन कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे ज्यादा रिडक्शन में, अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, अंश पूंजी में कमी करने की कुछ विधियां भी हैं। ठीक है, उसको आप थोड़ा देख लें। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 100 से 105 तक कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं कि एक कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अंश पूंजी में कटौती के लिए कंपनी को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी। नंबर 1, कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी को पूंजी में कटौती करने की अनुमति प्रदान करते हों तभी। नंबर 2, कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रस्ताव पास किया हो। ठीक है, कोई स्पेशल प्रपोजल ने पास कर दिया हो, या न्यायालय के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो। ठीक है, जब कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करने का विशेष प्रस्ताव पास कर देती है तो वह इसकी स्वीकृति के लिए न्यायालय को आवेदन करती है। यदि अंश पूंजी में कमी की योजना के अंतर्गत अंशधारियों के दायित्व में कमी नहीं होती है, या आवश्यकता से अधिक उन्हें वापस नहीं लौटाई जाती है, तो न्यायालय लेनदारों की सहमति लिए बिना ही पूंजी में कमी की योजना को अनुमोदित कर देता है। लेकिन पूंजी में कमी की योजना से अंशधारियों के दायित्व में कमी होती है, या उन्हें पूंजी वापस लौटाई जाती है, तो न्यायालय कंपनी के प्रत्येक लेनदार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है। यदि कोई लेनदार अंश पूंजी से कमी का विरोध करता है तो ऐसे लेनदारों की एक सूची तैयार कर दी जाती है, और न्यायालय एक सूचना प्रकाशित करके एक निश्चित समय के अंदर अन्य लेनदारों की भी सूची में से शामिल कर लेता है। न्यायालय से लेनदारों की अंश पूंजी में कमी के लिए सहमति प्राप्त करने तथा उनकी संपूर्ण राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। अंश पूंजी में कमी करने की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा दायित्व को समाप्त करके। नंबर 2, आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटा कर, यदि अंश पूंजी ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक है, तो उन्हें लौटा। नंबर 3, प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करके। ठीक है, अंश पूंजी में कमी का कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है उसको सुन लीजिए। वही है, पुरानी जो कैपिटल है उसको डेबिट कर देते हैं, नई वाली को क्रेडिट कर देते हैं। पुराने मान लीजिए 100 वाले हैं तो 100 वालों को डेबिट कर देंगे, जैसा अभी मैंने बताया था।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 10 वाले हैं वो डेबिट कर दिया गया, नए वालों को क्रेडिट कर दिया गया। इक्विटी शेयरिंग कैपिटल डेबिट होगी, इक्विटी शेयरिंग कैपिटल क्रेडिट होगी। केवल फेस वैल्यू का अंतर है, ये 10 वाले थे, ये 100 वाले। नए वाले क्रेडिट होंगे, पुराने वाले डेबिट होंगे। इस फंडे को आप याद रखिए। आवश्यकता से अधिक यदि पूंजी है तो उसको लौटाएंगे तो कैसा करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट या टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री शेयर होल्डर्स को यदि कोई लौटाई जाने वाली राशि है तो शेयर होल्डर्स अकाउंट दिया हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया गया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, इनको कमी कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है सबसे मुख्य बिंदु, वे रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन अकाउंट का मतलब है कमी खाता। कई बार ऐसा होता है जब कंपनी विभिन्न कारणों से निरंतर हानि की स्थिति में चल रही होती है तो उसकी स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में कुछ संचित हानियां, कृत्रिम संपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत कई पड़ी रहती हैं। इन संचित हानियों में लाभ हानि खाते का डेबिट से प्रारंभिक व्यय, अंशों प्रत्यों के निर्गमन पर भट्टा, अस्थगित व्यय आदि शामिल होते हैं। ऐसी कंपनी में ख्याति मूल्यहीन होती है और अन्य संपत्तियां भी उचित मूल्य पर नहीं दी गई होती है। ऐसी कंपनी को पूंजी उसकी स्थायी संपत्तियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वास्तव में कंपनी की पूंजी व्यवसाय में जितनी विद्यमान नहीं है जितनी की संपत्ति पक्ष का योग है। वर्ण संचित हानि, स्थगित व्यय एवं संपत्तियों के पुस्तक मूल्य में कमी की सीमा तक पूंजी नष्ट हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में कंपनी एक रोगग्रस्त तथा अत्यंत कमजोर कंपनी हो जाती है तथा कंपनी का सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके रोग का इलाज होना अति आवश्यक है। इस प्रकार रोगग्रस्त कंपनी की शल्य चिकित्सा पूंजी कटौती कार्यक्रम कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से की जाती। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ एंट्रीज की जाएंगी। उन एंट्रीज को बुक में भी वैसे लिख रहा है, आप चाहें तो मैं भी लिखवा सकूँगा, लेकिन सभी चीज़ें किताब में स्पष्ट दी गई है, इनको आप नोट कर लीजिए। पूरा चैप्टर ये एंट्री का है, पूरे देंगे आपको। हाँ, ये एंट्री एंट्रीज हो गए। शेयर कैपिटल अकाउंट जब पूर्वाधिकार अंशों को परिवर्तन किया जाए, जब पूर्वाधिकार अंशों के मूल्य में परिवर्तन किया गया हो, परिवर्तन न किया गया हो, किंतु उनका प्रदत्त मूल्य घटा दिया जाए, किंतु उनका प्रदत्त मूल्य
घटा दिया गया हो। ठीक है, तो इस संबंध में क्या लिख करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अगला, यदि कंपनी के पास पूंजीगत संचय अथवा अन्य कोई संचय शेष पाए गए हैं तो उन्हें भी हम कटौती में हस्तांतरित करेंगे। संचय जैसे पूंजी संचय, ठीक है, पूंजी संचय, सामान्य संचय, सामान्य संचय आदि को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हस्तांतरित करने पर ये जितनी भी एंट्री सबको आप लिखेंगे, ये सब आपके काम की हैं, इनसे ही आगे चलेंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिया, कोई जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट लिया, जनरल रिजर्व अकाउंट लिया, एनी अदर रिजर्व अकाउंट लिया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है, जब ऋणपत्रधारी एवं लेनदार त्याग के लिए सहमत हो, जब ऋणपत्रधारी एवं लेनदार त्याग के लिए सहमत हो। ठीक है, लेनदार और ऋणपत्रधारी जब त्याग कर रही है तो क्रेडिटर अकाउंट लिया, क्रेडिटर अकाउंट लिया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि एवं कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन के कारण किसी संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में परिवर्तन होने पर लिख देंगे असेट्स अकाउंट लिया, लायबिलिटीज अकाउंट लिया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल, हाँ सर, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
ठीक है छात्रों। इसके बाद है विभिन्न संचित हानि या स्थगित व्यय संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा दायित्वों के मूल्य में वृद्धि को अपलिखित करने पर। ध्यान दें, विभिन्न संचित हानियों स्थगित आयगत व्यय संपत्तियों के मूल्यों में कमी तथा दायित्वों में वृद्धि को अपलिखित करने पर जो कैपिटल अकाउंट लिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया, टू P&L अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, कोई गुडविल लगा रही है तो पेटेंट अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टू पेटेंट, टू any other asset, to liabilities account। ठीक है, ये सब उतार लीजिए।
हाँ तो छात्रों आप निकाल लिया होगा ये, कुछ एक दो एंट्री हो गई उनको भी आप निकाल देना। और इसके बाद आपको कल से हम जो है ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। बुक में ये दिए हुए हैं, आप इन सब एंट्रीज को एक जगह निकाल लीजिए। और इसके बाद ही पूरा चैप्टर ये एंट्रियों से ही बना हुआ है, इसलिए इसको सारी एंट्री करते करते ही आप लोगों को याद हो जाएगी। और कल से हम आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।